हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए जो है ऐतिहासिक स्रोत का पहला वीडियो डाला था, और ये जो है ऐतिहासिक स्रोत का दूसरा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और नीचे बताइएगा कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके अन्य मित्र या फिर जो और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। आज जो है हम पिछली बार जो हमने स्तंभ लेख, अभिलेख और सिक्कों पे जो है डिस्कस किया था, और आज जो है यहाँ पर हम साहित्य के बारे में जानेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में ही था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियाँ ईसा की चौथी सदी के पहले ही नहीं है, तथा ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई। ठीक है, भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्र ताड़पत्रों पर लिखी मिलती है, परंतु मध्य एशिया में जहाँ यह भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियाँ मेष चर्म एवं काष्ठ फलकों पर लिखी गई थी। ठीक है, मेष चर्म मतलब कि जो भेड़ के खाल होती है, ठीक है, भेड़ की खाल पर, एवं जो काष्ठ फलक होता है यानी लकड़ी की जो फलक होते हैं, हिस्से होते हैं, उनको काट करके दो हिस्से में किया जाता है, उन पर लिखी हुई जो है अब मिली हैं, पांडुलिपियाँ मिली हैं। और आगे देखते हैं। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियाँ मिली हैं, परंतु इसमें से अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, यानी कि जो पांडुलिपियाँ मिली हैं भारत में, पूरे भारत में जो पांडुलिपियाँ मिली हैं वो किस भाषा में मिली हैं, वो संस्कृत में मिली हैं। ठीक है, और इसमें ये किस क्षेत्र में मिली हैं, दक्षिण भारत में मिली हैं, कश्मीर में मिली हैं, नेपाल में मिली हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं। हिंदुओं की धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। ऋग्वेद में 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये टाइमलाइन के पहले की बात है, ईसा पूर्व जब दिया है तो के लगभग का मान सकते हैं, लेकिन अर्थवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुति है, परंतु बाद के साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोने, पौराणिक आख्यान, उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए इसलिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है। अब यहाँ पर जो है हम लोगों को, सभी लोग को पता है कि जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, और उसके बाद जो है बाद के समय में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो है लिखा गया था, और ये ऋग्वेद में भी जो है 10वां मंडल, 9वां मंडल जो है बाद में लिखा गया था। तो इस तरह से जो है ये वेदों का समय काल बताया गया है। और फिर देखते हैं जो वेद हैं, और वेद वो जो है उनके उपवेद भी होते हैं, और उनमें विवरण क्या क्या दिया गया है ये सब भी जान लेते हैं। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, आयुर्वेद। ठीक है, और चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। अगला है यजुर्वेद, जिसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद, और ये युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद है, इसका उपवेद है गंधर्ववेद, और कला एवं संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद, जिसका उपवेद शिल्प हैं, भवन निर्माण से संबंधित है। ये हो गया वेद और उनके उपवेद। आगे देख लेते हैं वेदांग। ठीक है, वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग कितने हैं, वेदांग लगभग जो है 6 हैं। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं।
शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। ओके। शिक्षा जैसे वैदिक शब्दों के उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ है। कल्प में क्या है, वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने हेतु विधि व नियम है। व्याकरण क्या है, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम है। निरुक्त क्या है, शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम है। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यास्क ने निरुक्त की रचना की। और छंद है, छंद में क्या है, वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिशुक्त, जगत विहति का प्रयोग किया जाता है। और ज्योतिष जो आखिरी है, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्रसिद्ध आचार्य कौन है, लगत मुनि है। ठीक, आगे देख लेते हैं। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण परिणि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो कब लिखा गया था, 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा था। तो यहाँ पर देख लीजिए, सूत्र लेखन में जो है अष्टाध्यायी है, जिसे लिखने वाले कौन है, अष्टाध्यायी क्या नाम है, परिणि जी हैं। ठीक, अब परिणि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला है। ठीक, आगे देख लेते हैं। महाभारत, जिसमें व्यास की कृति मानी जाती है, महाभारत को लिखने वाले कौन है, व्यास हैं। संभवतः 10वीं सदी के ईसा पूर्व में 4थी सदी है और ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8,800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था। यानी कि महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता था। और इसे लिखने वाले वेद व्यास थे। और इसका निर्माण काल क्या है, 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी के बीच माना जाता है। और इसमें उस समय श्लोक कितने थे, 8,800। तो अब क्या है कि जिसका अर्थ क्या होता है, अब जय संहिता का मतलब क्या होता है, विजय संबंधी संग्रह। ठीक है, और कालांतर में इसकी जो श्लोकों की संख्या हो गई, कितनी हो गई, 24,000 हो गई। ठीक है, यह भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन्म भरत के वंशजों की कथा है। वर्तमान में इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए हैं और तदनुसार यह शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। यानी कि अब श्लोकों की संख्या जो है, पहले कितनी थी, 8,800 थी, फिर बढ़ के कितने होगी, 24,000 हो गई। और अब लगभग कितनी हो गई, 1 लाख से भी अधिक हो गई है। और इसीलिए जो है इसको शतसहस्त्री संहिता भी कहते हैं या फिर महाभारत भी कहते हैं। यानी कि श्लोकों की संख्या बढ़ गई, तो इसलिए अब ये क्या हो गया, महाभारत हो गया है। और इसमें जो है तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। अब वाल्मीकि ने जो है क्या लिखा है, रामायण लिखा है। तो वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए। और वर्तमान में इनकी संख्या कितने श्लोकों की, 24,000 श्लोक हो गए हैं। ठीक है, इनकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी से प्रारंभ हुई और इसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। यानी कि जो रामायण है, रामायण की रचना महाभारत की बाद हुई थी। सबसे पहले महाभारत की रचना हुई थी। ठीक है, उसके बाद रामायण की रचना हुई है। राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों में के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। जात कर्म यानी कि जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू व पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शूल सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति, गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे और यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। ठीक है, हमारे पुराने समय में जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, वो पाली भाषा का प्रयोग ज़्यादा करते थे। संस्कृत जो थी उच्च वर्ग की भाषा थी, जो कि बहुत
कम संख्या में, बहुत कम ही लोग उसका प्रयोग करते थे, लेकिन और जन सामान्य की भाषा क्या थी? पाली थी। और ये पाली भाषा जो है कहाँ से आई है? मगध यानी कि दक्षिण बिहार से आई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये 1 मिनट, ये हो गया। आगे देख लेते हैं। इन ग्रंथों में सब हमें केवल बुद्ध के जीवन के बारे में ही नहीं, बल्कि उसके समय के मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से अधिक पूर्व जन्मों से, यानी कि क्या है, पशु के रूप में भी पहले, मतलब उनकी जितने भी जन्म हुए थे इसके पहले वो पशु के रूप में भी उनका जन्म हो चुका था, से गुजरे थे। ठीक है, जिसका वर्णन जातक कथाओं में है। प्रत्येक जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित काल्पनिक लोक कथा है। जो जातक कथा की रचना की गई है वो एक तरह से काल्पनिक कथा है, जो कि ऐसा उसमें लिखा गया है कि वो पूर्व जन्म में इस तरह से वो इस रूप में थे, यानी कि उनकी जीवन की कथा सुनाई गई है। पूर्व जीवन की कथा जातक कथा में सुनाई गई है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है और ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो बुद्ध धर्म है वो किस भाषा में प्रचार प्रसार हुआ था? उसका पाली में। और जो जैन धर्म है उसका किस भाषा में प्रचार प्रसार हुआ था? प्राकृत भाषा में। आगे देख लेते हैं। धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएँ, इन तीनों को मिलाकर के धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है और इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो हमारा कालिदास का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। विदेशी भी इसकी जो है सराहना करते हैं। आगे देख लेते हैं। कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। ऐसा साहित्य सभा को संगम साहित्य कहते हैं। इसलिए इन समय लिखे गए संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, अब यानी कि ये जो साहित्य है, दक्षिण भारत में जो साहित्यिक रचना हुई थी, ठीक है, उसमें जो जितने भी लेखकों ने साहित्यिक रचना की थी उनको संगम साहित्य के रूप में संकलित कर दिया गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से, विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इनके अंतर्गत कई कवियों ने मुक्तकों व प्रबंध काव्यों की रचना की है, जिसमें बहुत से नायकों यानी कि वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान है। अब ये जो बात आती है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, ये क्या होता है? प्रबंध काव्य में जो है जब भी कवि या कोई भी जो है रचना करता है तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखता है, जैसे छंदों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, रस का प्रयोग, ये इन सभी चीज़ों का ध्यान में रख करके, ठीक है, जो रचना की जाती है वो प्रबंध काव्य में होता है। और जो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके रचना करता, ध्यान में नहीं रखता है, यानी कि उसे किसी भी छंद या अलंकार या रस का प्रयोग की चिंता नहीं रहती है, तो ऐसी साहित्य रचना को क्या कहते हैं? मुक्तक कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तौल कापियम, शल्पादिकारम एवं मणिमेखलई। ठीक है, ये यहाँ पर जो है संगम साहित्य की रचनाएं हैं। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लेखित कावेरी पट्टनम का समृद्ध अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है। ईसा की
आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र स्रोत है। यानी कि संगम साहित्य के वजह से उस समय के जो सांस्कृतिक, राजनीतिक या आर्थिक जीवन थे वो हमको पता चल जाता है। अगला जो है देख लेते हैं विदेशी विवरण। ये विदेशी विवरण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बाहर के लोग जब भी भारत आए हैं तो भारत की संस्कृति, कला और समृद्धि को देखे हैं, और यहाँ पर होने वाले होनी अनहोनी घटनाओं को भी उन्होंने सही और सत्य रूप में लिखा है, जो कि अधिक से अधिक प्रमाणित मानी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसी के साथ विदेशी विवरण को। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे जो यूनानी आए थे। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सेंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया है। अब यूनानी विवरणों में सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगस्थनीज की इंडिका उन उद्धरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। ठीक, यानी कि अब जो विदेशी रचनाकार थे उन्होंने जो अपने साहित्य को जब लिखा तो उसमें एक वर्ड आया है सेंड्रोकोटस। ठीक है, ये सेंड्रोकोटस वर्ड जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है, क्योंकि 325 के लगभग जो है सिकंदर झेलम नदी के किनारे पहुंचा था। ठीक है, वहाँ पे आक्रमण करने के लिए आम्भी से शुरुआत में होता है युद्ध, लेकिन युद्ध नहीं, संधि होती है। उसके बाद जो है वो वहाँ आगे बढ़ता है तो पुरु से, पौरुष जिसको कहते हैं, उससे युद्ध हुआ, काफ़ी भयानक हुआ, जिसमें पौरुष की हार हुई, लेकिन सिकंदर ने जो है भारतीय योद्धाओं को भी मान लिया था। ठीक, अब हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिरोस्टिका नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे देख लेते हैं यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टालमी जो ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य किसी अज्ञात लेखक ने लिखी, जिसमें लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया है। यानी कि प्राचीन काल में क्या था कि जल मार्ग तो पहले था ही नहीं, तो स्थल मार्ग ही था। तो जो यूनानी अक्सर आते थे तो वो इसी लाल सागर, फारस की खाड़ी होते हुए आते थे। ठीक है, और हिंद महासागर में भी कई लोग जो है उधर की तरफ से आए जब नाव की खोज हो गई थी। ठीक, आगे देख लेते हैं टालमी की जियोग्राफी 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरी का ईसा की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में है तथा यह हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। ओके, अब आगे देख लेते हैं चीनी पर्यटकों में प्रमुख हैं कौन है, फायान और ह्वेंसांग। ठीक है, फायान चंद्रगुप्त के समय में आया था और जो ह्वेंसांग है वो हर्षवर्धन के समय में आया था, और ये दोनों के दोनों बहुत काफ़ी दिनों तक भारत में रहे और यहाँ पे सारी चीज़ों का उल्लेख उन्होंने अपनी किताब में की है। ठीक है, दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने एवं बौद्ध धर्म को अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। फायान या चंद्रगुप्त शासन यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और उसने फोक्यू की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। अब आगे देख लेते हैं कास्मोस इंडिका प्लेट्स। यह यूरोपीय यात्री था और जो 535 ईस्वी में भारत आया था। क्रिश्चियन
टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारतीय श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों का वर्णन है। ह्वेंसान युआंग च्वांग जिसको कहते हैं, यह हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में भारत आया और सीयूकी की रचना की। ह्वेंसान मिस्र के ही ली नाम है ये, हीली ने ह्वेंसान की जीवनी लिखी थी और इसने हर्षकालीन राजनीतिक के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज में आए परिवर्तनों का भी वर्णन किया है। अब यहाँ पर अगले जो साहित्यकार हैं इत्सेंग क्या थे, यह 7वीं शताब्दी में भारत आए तथा नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया है। ठीक, सुलेमान जो है ये 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल व प्रतिहार शासकों के विषय में वर्णन किया है। आगे देख लेते हैं। अल महूदी जो कि यह 941 से 943 ईस्वी में भारत में रहा। इसमें उसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में लिखा है ताकि उनकी अब ये जितने भी लेखक वो अपने अपने समय में आए हैं, जिस क्षेत्र में आए हैं उस क्षेत्र में जिनका शासन था उनके बारे में इन्होंने अपनी किताब में लिखा है, जिससे हमें जो है एक प्रमाणित इतिहास की जानकारी मिल जाती है। आगे है अल-बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन ठीक है, ये अल-बरूनी क्या थे, महमूद गजनवी का समकालीन था और इन्हें क्या लिखा है, तहकीक-ए-हिंद लिखा है, जो किताब उल हिंद भी कहा जाता है की रचना की है, जिसमें भारत के निवासियों की तत्कालीन दशा का वर्णन किया गया है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ उनके विदेशी जो आए हैं प्रमुख विदेशियों के बारे में उल्लेख किया गया है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है उनके बारे में ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फाहियान, जो बौद्ध भिक्षु था और बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए आया था। कब आया था, 399 से 414 ईस्वी में आया था और भारत दशा का विवरण इसने किया है कि भारत का उस समय स्थिति क्या थी। तो इसने यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। इस पर राजनीतिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि अपने वृत्तांत में यह किसी भी भारतीय सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं करता। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी कि राजमहल को देव निर्मित बताया है। अब कोई भी आदमी आएगा धर्म के उद्देश्य से आएगा तो वो किसी राजा की स्तुति या फिर जो है उसकी बड़ाई नहीं करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ जो है या ये सारे तथ्य जो फाहियान के द्वारा दिए जाते हैं, इससे जो है ये सिद्ध हो जाता है कि उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारे शुंग यून जो कि 512 से 513 ईस्वी में आए थे और इसने बिहार व बंगाल की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों का उल्लेख किया है। अगला है ह्वेंसांग जो 629 से 645 ईस्वी में आए थे। सीयूकी जो कि पाश्चात्य संसार के लेख है। ठीक है, ह्वेंसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया और इसने 15 वर्ष भारत में भ्रमण किया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के 6 वर्ष तक अध्ययन किया तथा कुछ समय हर्ष के दरबार में रहा। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। उसने दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। यह यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित के रूप नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हर्षवर्धन के समय में जो आया था कौन था, ह्वेंसांग था और इसका अन्य नाम क्या क्या है, यात्रियों का राजकुमार, शाक्यगुप्त, नीति का पंडित। ठीक, और इसने दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग 15 वर्षों तक जो है उत्तर भारत में घूमा, भ्रमण किया और ये किसके दरबार में रहता था, ह्वेंसांग के दरबार में रहता था और ये किस चीज़ की उपाधि दी थी, तो शिलादित्य की उपाधि दी थी। ठीक, आगे देख लेते हैं हीली। अब हीली के बारे में देख लेते हैं। ये 7वीं शताब्दी में आया था और ह्वेंसांग की जीवनी इसने भी लिखा है। ह्वेंसांग का मित्र था और इसने ह्वेंसांग की जीवनी लिखी थी। ठीक, अगले है इत्सिंग
और जो कि 673 ईस्वी से 675 ईस्वी के बीच में आया था, जो कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखी था इसने। और चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययनरत रहा तथा इसके बारे में कहा जाता है कि यह त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ ले गया और इसके वृत्तांत से भारतीय समाज की धार्मिक एवं आर्थिक दशाओं पर प्रकाश पड़ता है। यह नालंदा के विक्रमशिला जैसे शिक्षण केंद्रों की शिक्षा प्रणाली व व्यवस्थाओं का ज्ञान होता है। इसने जो भी लिखा है उससे उस समय के जो विद्यालय थे उनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे देख लेते हैं मार्कवेन लीन, और ये 7वीं शताब्दी में थे, इनकी कोई पुस्तक मिलती नहीं है, ठीक है। और इसने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण अभियानों का वर्णन किया है। ओके, आगे है चाओ जू कुआं, जो कि 1225 से 1254 में आए थे। इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? चू फान ची। और इससे 13वीं शताब्दी की चीनी अरबी व्यापार का विवरण प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं। तो लगभग आपका ये जो साहित्यिक स्रोत थे, और ये साहित्यिक स्रोत ख़त्म हो गए हैं। उम्मीद है आपको ये साहित्यिक स्रोत समझ में आ गए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं